नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपकी सैलरी कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो हम आपको बताएंगे कैसे आप खर्चों और बचत को मैनेज करें और महीने में आय का कितना प्रतिशत निवेश करें जिससे लंबी अवधि में पैसे से पैसा बने। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। हेमंत जी और विश्वजीत जी दोनों का स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। ये सबसे बड़ी टेंशन है, पैसे कब आते हैं और कब चले जाते हैं मालूम ही नहीं चलता, और आजकल लोगों के साथ ये दिक्कत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। हेमंत जी, क्या कारण है इसका? ये जो कैश फ्लो की किल्लत है जो लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्या वजह रहती है? और ये जो बचत, आय और खर्च का जो खाका है, इसको प्लान करने का सही तरीका क्या रहता है? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक ये एक नया ट्रेंड है, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि एक जो नई जनरेशन है, बेसिकली स्पेसिफिकली उनकी ये सोच है कि आज के बारे में सोचिए, कल के लिए बहुत समय है। आई थिंक जो थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं बदला है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो उससे आपके प्रेजेंट पे फर्क पड़ेगा, आपके फ्यूचर पे फर्क पड़ेगा, और साथ ही आप कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम बिना सोचे समझे जब खर्चा करते हैं, ये सोच बिना कि ये हमें जरूरत है या नहीं है, तो जब कोई ऐसा एक्सपेंस आता है जो बहुत जरूरी है, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, तो उससे हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं, सेविंग्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है, उसका इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर आता है। तीसरा, अगर आपने, जैसे हमने कहा कि बिना सोचे समझे खर्चा करते रहे, तो कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में भी आते हैं काफी सारे लोग जो डेट ट्रैप जिसको बोलते हैं, कर्ज के उसमें फंस जाते हैं, और वहां से निकलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो बिल्कुल सही है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली इस पे काफी बार हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि होता क्या है, देखिए हमारी सोच भी ऐसी है अभी कि हम खर्चा कर लेंगे और जो पैसा बचेगा, हमारी इनकम हो या हम चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो बचेगा उसको हम कोशिश करते हैं कि हम इन्वेस्ट करें। तो जाहिर सी बात है, काफी बार इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है, या तो फिर हमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट में जो डिसिप्लिन चाहिए वो नहीं मिलता है। सच्चाई ये है कि आपको पहले सेव करना है, फिर आपको स्पेंड करना है। जब आप इसके बारे में लोगों से बात करते हैं तो उनको लगता है, भाई इतनी मेहनत से हम कमाते हैं, आज के लिए बिल्कुल पैसा ही नहीं है, तो हम कल का क्यों सोचेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप थोड़ा सा इसको कैश मैनेजमेंट को ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्वाति, कि आप पैसा कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, वो सब जो है वो कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो ना तो आप अपने प्रेजेंट पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपके पास खर्चे करने के लिए पैसा होगा, चाहे आपकी वो जरूरतें हों, चाहे आपकी वो वांट्स हों, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो हम बोलते हैं, और कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए वो भी मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मुझे लगता है कि जितना जल्दी इन्वेस्टर्स इसको समझें तो वो उसका फर्क देख पाएंगे कि उनके फाइनेंशियल फ्यूचर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये बात सही है कि इसको, इस एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है, बट आई थिंक समय आ गया है कि हर निवेशक को, चाहे वो यंग इन्वेस्टर्स हो या फिर जो अपने ऐसी मिड लाइफ में हो जहां पे वो करियर के पीक में हो, सबको आई थिंक कैश फ्लो के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल राइट सर। और इसका एक पहलू ये भी रहता है विश्वजीत जी, एक तो पैसा हर महीना हमारे हाथ में जो आता है, जो नौकरी पेशा है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है सैलरी के नाम पर। कई बार हमें कुछ इकट्ठा एक मुश्त पैसा भी मिलता है, कोई बोनस है, कहीं से कोई पैसा अटका हुआ था वो पैसा मिल गया, तो उस पैसे को मैनेज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो भी कैश फ्लो मैनेजमेंट में ही शामिल होता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है इकट्ठा पैसा स्टॉक पे पूरा कर लिया जाए, कुछ अधूरा काम रह गया था वो कर लिया जाए, और कई बार इस पूरे चक्कर में ज़रूरी जो खर्चे हैं या ज़रूरी जो आपके लक्ष्य हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ये जो कैश फ्लो मैनेजमेंट में अतिरिक्त पैसा जो रहता है उसको लगाने का सही तरीका क्या रह सकता है, विश्वजीत जी? देखिए स्वाति जी, जैसा हेमंत जी ने बताया कि हम थोड़ा वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। हम थोड़ा शो ऑफ करते हैं, थोड़ा-सा इन्फ्लेटेड लाइफस्टाइल है हमारा आजकल, और बाय नाउ पे लेटर जैसी ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम खर्च ज़्यादा कर देते हैं, जो हमने प्लान भी नहीं किया हुआ था। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो ये है कि कुछ थंब रूल्स हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर 50-30-20 के हिसाब से चलें, यानी कि आपकी जो भी इनकम है, अगर आप 50% उसको अपने इम्पोर्टेंट खर्च के लिए, एसेंशियल्स के लिए रख लें, और 30% खर्चा जो है, पैसा जो है, वो वांट्स के लिए रख दें, जहाँ पे आप
आप अपने रेस्टोरेंट्स में भी जा सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाएँ या घूमने जाएँ, ट्रैवल प्लान्स करें और 20% मिनिमम 20 से 40% कोशिश करनी चाहिए कि आपको सेव करना है और स्पेंड करना है। तो ये कुछ तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी जैसी भी इनकम है, जैसी एज ग्रुप है, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं, बट कुछ रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। और जैसे ही आपने कहा कि कोई एडिशनल इनकम मिलती है या एडिशनल बोनस मिलता है या सैलरी इंक्रीज होती है, तो उसको भी आपको प्रोपोर्शनेटली इसी तरीके से स्पेंड करना चाहिए कि कुछ आपका खर्च में जाए, कुछ आपका लाइफ़स्टाइल में, लेकिन बहुत हद तक जो आपका फ्यूचर गोल्स हैं, जो आपको कभी न कभी ज़रूर देखने हैं, जैसे रिटायरमेंट है या बच्चों की पढ़ाई है या बच्चों की शादियाँ हैं, तो इन गोल्स के लिए अगर आप लंप सम निवेश करते हैं, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स के हिसाब से, अगर आपने सही जगह निवेश किया हुआ है, तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स देगा और एक एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा एक आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से आपको सेविंग्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, चाहे आपकी तनख्वाह 20,000 है, चाहे 1 लाख है, आपको प्रोपोर्शनेटली अपना 30% मिनिमम कोशिश करनी चाहिए, जो इन हैंड सैलरी है उसको सेव करें और जो भी लंप सम आपको मिलता है, पहले सेविंग करें, उसके बाद खर्च करें। जो वॉरेन बफेट का भी प्रिंसिपल है, जो आपकी इनकम है, वो खर्च करने के बाद जो बच जाए उसको सेविंग ना करें। पहले सेविंग करें और उसके बाद जो बच जाए उसको खर्च करें, तो आपका फ्यूचर गोल्स भी अच्छे रहेंगे और जैसा हेमंत जी कह रहे थे, आप तीनों चीज़ें अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं, प्रेज़ेंट भी और फ्यूचर भी। बिल्कुल। अब इस पूरे कैश फ्लो में जो सबसे सबसे ज़्यादा डेंट डालता है हेमंत जी, वो हमारा ईएमआई होता है या किसी भी तरीके का लोन होता है। कुछ लोन तो अच्छे होते हैं क्योंकि जैसे होम लोन है, आपको उस पे रियायत भी मिलती है टैक्स पे। लेकिन कुछ लोन उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है तो लोन आपके लिए उपलब्ध तो है ही। लेकिन मेन मुद्दा ये रहता है कि आप उसको सही ढंग से मैनेज करें। तो इस पूरे कैश फ्लो मैनेजमेंट में जो लोन मैनेजमेंट है, उसको कैसे सही ढंग से किया जाए? चलिए, हमने मान लिया कि गुड लोन जैसे हो गया, होम लोन हो गया, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो ये भारी भरकम इंटरेस्ट वाले लोन होते हैं, उनको मैनेज करने का सही तरीका क्या रहे? जी, आई थिंक सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि हमारे जो नीड्स हैं, जो हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, बहुत ही ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं, उनमें एक बड़ा एक्सपेंस जब ये भी होता है कि ईएमआई। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ईएमआई जो है वो 2 तरह के लोन पे हो सकता है, जिनको हम गुड लोन कहते हैं या बैड लोन कहते हैं। गुड लोन ऑफ कोर्स वो है जहाँ पे हम आप एप्रिशिएटिंग एसेट खरीदते हैं, जैसे आप घर खरीदते हैं, तो उससे आपको एक थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है और एक एप्रिशिएटिंग एसेट भी आपके पास बनती है। और फिर पर्सनल लोन लेने पड़ते हैं कभी-कभी। और यहाँ पे आई थिंक इम्पोर्टेंट है ये समझना, कभी-कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको ये लोन लेने की ज़रूरत पड़ी हो। ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप पर्सनल लोन लेते हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने पैसे को उड़ा दिया या बिना सोचे-समझे खर्चा कर दिया। किसी भी सिचुएशन में आपको लोन ले, पहली बात तो आपको ये जो लोन्स हैं, इनको अवॉइड करना है, अगर ये ज़रूरी नहीं है तो। तो बात फिर से वहीं आती है कैश फ्लो मैनेजमेंट के ऊपर कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी इनकम या तो बिजनेस से इनकम, उसके अलावा आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल एसेट्स है या फिजिकल एसेट है जहां से आपको इनकम आ रही है, ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस के ऊपर ट्रैक करना है। तो ये अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर ईएमआई ली है उसको कैसे पे करें, और साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस भी कंप्रोमाइज ना हो और हमारा फ्यूचर भी कंप्रोमाइज नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको बजटिंग पे थोड़ा ध्यान देना होगा। बजटिंग का मतलब ये है कि आप लेखा जोखा रखें कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने, आप पूरी लिस्ट बनाते हैं। थोड़ा सा टीडियस लगता है लोगों को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक बार ये एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ऐसे कौन से बिल्कुल सर। एक्सपेंसेस हैं जो हम ना करें तो भी हमारी लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप ऐसे एक्सपेंसेस को वीड आउट करते हैं हाँ। अपने प्रोसेस से, तो क्या होता है कि आपको जो ईएमआई का जो खर्चा करना है, वो भी जो पैसा देना है वो आपके पास होगा। जी। बट कहीं ना कहीं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं, देखिए जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, खर्चों की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाइए, ताकि अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आए, बजाय इसके कि आप बहुत महंगे पर्सनल लोन लें, आप अपनी इमरजेंसी फंड को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप उस सिचुएशन में ऑलरेडी हैं कि आपने कोई लोन लिया है जिसको आपको रीपे करना है और आपको दुविधा है, तकलीफ हो रही है, तो फिर कहीं ना इसमें भी आपको बजटिंग करने की राइट जरूरत है सर। कि ताकि आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके इनके ऊपर ध्यान देके ये कर्जे को चुका के फिर अपनी फाइनेंशियल प्रोसेस बिल्कुल। को ठीक से शुरुआत कर सकते बिल्कुल, तो ये पूरा मैनेजमेंट का ही सवाल है कि आप कैसे मैनेज करते हैं अपने लोन को, अपने कैश फ्लो को, जिस पर हम चर्चा करें अपने एक्सपर्ट से और काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स उन्होंने दिए भी हैं। आज अपने शो में हम कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल कर रहे हैं और पहले दर्शक इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ हैं, संजय जी। नमस्कार संजय जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस शो में।
आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? जी तो मेरा गोल है 5 करोड़ 10 साल में और मेरी मंथली आय है 3,40,000 और मैं मतलब 1 लाख या 2 लाख महीना एसआईपी या लमसम कर सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कुछ मैंने काफ़ी सारा एक्चुअली 14 लाख के आसपास लमसम कर रखा है, जो मैंने जनवरी 2024 से ही शुरू किया है। मेरे ख्याल से आपके पास सारे फंड्स के डिटेल्स आपके पास है, राइट? कि मैं मुझे रिपीट हम्म, करूँ? हम्म, हम्म, बिल्कुल। कुछ फंड्स हैं आपके, अभी हम फ्लैश भी करेंगे कौन से फंड्स में ऑलरेडी आप पैसे लगा रहे हैं। 14 लाख का ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट है। वेरी क्विक क्वेश्चन संजय, ये जो आपने फरवरी 2024 से ये एक मुश्त पैसा डाला इन तमाम फंड्स में, हाँ, और किसकी सलाह पर डाला है? क्या आप किसी एडवाइजर की मदद ले रहे हैं या डीआईवाई है, खुद से कर रहे हैं? मैं खुद से कर रहा हूँ। मैंने रेगुलर प्लान में ही कर रखा है। मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी कुछ फंड्स का आइडिया लिया था और कुछ फंड्स मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को बनाया है। और एक आर्बिट्राज फंड ओके, और 10 साल में? तो 10 साल में मुझे 5 करोड़ 10 साल में कोई ऐसा खास लक्ष्य जिसके लिए 5 करोड़ चाहिए? कोई खास लक्ष्य ऐसा? लक्ष्य ये है कि मुझे फॉर एग्जांपल से कि एक घर खरीदना है 2 से 3 करोड़ के अंदर का। तो पर मैं 5 करोड़ का लक्ष्य रखा कि बाकी 2 करोड़ मैं अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकूं या बाकी किसी गोल के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गोल समझना। हाँ, तो अभी ये भी जानना चाहता हूँ कि बोलिए। फंड्स में जी, तो इन सब फंड्स में जो मैंने फंड्स ले रखे हैं, तो इसी में क्या मैं एसआईपी मतलब लमसम करूं कि एसआईपी करूं, ये मैं पूछना चाहता था। और इसमें से कौन से इसमें मैं जारी रखूं, मतलब एक मुश्त निवेश जो है कौन से फंड्स में वो जारी रखना चाहिए मुझे, एक मुश्त निवेश करूं कि एसआईपी करूं? बिल्कुल, आपका सवाल हम अच्छे से समझ चुके हैं। फंड्स भी हम दिखा रहे हैं। विश्वजीत जी, आपके पास मैं आती हूँ सवाल के लिए। घर का लक्ष्य है, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है कि किस गोल के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट भी है। सर, क्या रहेगी राय आपकी? जी बिल्कुल, संजय जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा है कि आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है। लेकिन क्योंकि आप सलाहकार से भी एडवाइस ले रहे हैं और खुद भी अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो कुछ फंड्स आपके ओवरलैप हो गए हैं, जो कि एक कैटेगरी में 2-3 फंड्स हो गए हैं। अगर आप देखें तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपके पास 3 फंड्स हैं और 2 मल्टी कैप फंड्स हैं। तो मेरी सबसे पहले सलाह ये भी रहेगी कि आप एक कैटेगरी में 1-2 फंड ले सकते हैं। ज़्यादा फंड लेंगे तो उसमें ओवरलैप होने के चांसेस रहते हैं और ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, तो उसका थोड़ा रिटर्न्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन भी इसलिए करते हैं कि आपका रिस्क भी कम हो। तो मेरी सलाह से आपको 3 में से एक लार्ज एंड मिड कैप में कंटिन्यू रखना चाहिए, जिसमें कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में आप निवेशित रहें, और बाकी 2 लार्ज एंड मिड कैप को आप स्विच कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड भी काफी अच्छा फंड है, तो उसमें भी आप निवेशित रह सकते हैं। इसके अलावा जिन फंड्स में आपको कंटिन्यू रहना है, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये 7-8 फंड जो है एक बड़े से पोर्टफोलियो में बिल्कुल ठीक रहते हैं। ज्यादा फंड्स को ऐड करने का कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। तो ये 7-8 फंड्स डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, डिफरेंट एएमसीज के हैं। क्योंकि मैंने आपके पोर्टफोलियो में ये भी देखा कि एक ही एएमसी के 3-4 फंड्स भी हैं, तो उसमें एक कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है एएमसी वाइज। तो वो भी अवॉइड करें कि हर एएमसी का 1 या 2 फंड लें, ज्यादा फंड ना लें, ताकि आपको कोई एक कंसंट्रेशन रिस्क का बच जाए। और जहां तक कि आपने एक गोल रखा है 5 करोड़ का 10 वर्ष में, तो आपने जो घर के लिए गोल रखा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने उसमें इन्फ्लेशन भी शायद एडजस्ट कर ली है। तो 5 करोड़ अगर लोन लेना है और 5 करोड़ का गोल है, तो आपको करीब करीब संजय जी 2 लाख रुपए हर महीने निवेश करने पड़ेंगे। तो अगर आप सिस्टमैटिकली हर महीने 2 लाख निवेश कर रहे हैं, तो वो एसआईपी ही हो गया, उसको लमसम ना समझे। और ये जो 7 फंड्स जो हमने चुने हैं, इन्हीं 7 फंड्स में आप वो डाइवर्सिफाई कर दें, डिवाइड कर दें अपनी 2 लाख को, 2 लाख की जो रकम है, उसको अलग अलग फंड्स में 20-20 हजार के हिसाब से, 25 हजार के हिसाब से आप एसआईपी कंटिन्यू करें, और 12% के हिसाब से आपका 5 करोड़ का लक्ष्य आराम से पहुंच जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके गोल के लिए। और थोड़ा सा एएमसी वाइज डाइवर्सिफाई करें, और जो एक ही कैटेगरी में फंड्स हैं उसको कम करें।
बिल्कुल, तो एएमसी कंसंट्रेशन रिस्क ये एक ही जवाब से कई सवालों के जवाब भी देता है कि आप जब भी फंड चूज़ करें, एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन एएमसी लेवल पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, विश्वजीत पराशर और हेमंत रुस्तगी। कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। दर्शकों के कुछ सवाल भी शो में आज हम शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और लाइव कॉलर हैं, एस गुप्ता। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस शो में। आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे, तो प्लीज़ बताइए क्या जानना चाहेंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग कॉल। एक्चुअली मेरा कुछ SIP चल रहा है इन 8 डिफरेंट फंड्स अराउंड 60,000 का, एंड मेरा टारगेट है 10 ईयर्स में 5 ईयर का। तो एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं क्या? इज इट राइट और आई हैव टू ऐड लीड और समथिंग? गुप्ता जी, थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए। 10 साल में कौन से गोल के लिए आपको ये 5 करोड़ चाहिए? अभी आप किस उम्र में हैं जो रिक्वायरमेंट है आपको? रिटायरमेंट। अच्छा, सॉरी, रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए आपको ये चाहिए पैसे 5 करोड़। ओके, कुछ फंड्स है ऑलरेडी, इनका 61,000 का इन्वेस्टमेंट है। हेमंत जी, कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहेंगे या इतना काफ़ी है इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को पूरा करने के लिए? मैं सब इतना जानना चाहता हूँ कि अभी तक इन्होंने कितना पैसा एक्यूमुलेट किया? क्या ये ऐसा अभी रिसेंटली शुरू किया है या कुछ पैसा इन्होंने ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया? क्योंकि उससे कितना पैसा इनको इन्वेस्ट करना अपने गोल तक पहुंचने के लिए, उस पर थोड़ा इम्पैक्ट। ओके, गुप्ता जी, कब से आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। ओके, और लगभग पोर्टफोलियो कितना बन चुका है, आपको मालूम है? आई थिंक मुझे एग्जैक्टली फिगर्स नहीं मालूम है इस समय, बट लास्ट 2 ईयर्स। लेकिन आपने इतनी ही SIPs रखी है? इतनी ही SIP रखी है पिछले 2 साल में भी? यस। अच्छा, इतनी है सर। ओके सर, 8 फंड में लगभग 61,000 की SIP पिछले 2 साल से जारी है इनकी। तो अब बताइए सर, अभी अगले 5 साल में कितना क्यूमुलेट कर सकते हैं और क्या सही है इनकी स्ट्रैटेजी? आई थिंक स्वाति, देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से कर रहे हैं, अभी भी 10 साल का इनके पास समय है और 5 करोड़ का इनका टारगेट है। तो मैं ये मान के चलूँ कि करीब करीब मान लीजिए 15-20 लाख का इनका क्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा, वो भी मैं कंसिडर करता हूँ। और मुझे लगता है कि करीब करीब इनको 2 लाख रुपए की SIP करने की जरूरत है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर मैं इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखूं 61,000 अभी, और जो उनको इन्वेस्ट करना है उसमें काफी बड़ा गैप है, तो इनको कोशिश करनी होगी कि जितना जल्दी हो सके उसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं, या तो फिर अपने टारगेट गोल को रीसेट करना होगा। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे। इनका जो पोर्टफोलियो है, स्ट्रैटेजी अच्छी है। 12 साल का समय अगर मैं पूरा मान के चलूं, 2 साल अभी जो हो गए और 10 जो आने वाले हैं, इक्विटी फंड में SIP से इन्वेस्ट करना, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो फंड्स उन्होंने चुने हैं, मुझे लगता है उस कैटेगरी में बेहतर फंड है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ऐसा सभी फंड के साथ होता है कि कभी कभी ऐसा पीरियड आता है जब उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी में एसेट एलोकेशन के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम देखते रहें कि हमारे फंड्स कैसे कर रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल जैसे बता दूं, इनके पास एक्सेस मिड कैप है। मिड कैप कैटेगरी में मुझे लगता है और भी, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और मुझे लगता है कि आगे जाके उम्मीद कर सकते हैं कि वो फंड जो है बेहतर करते रहेंगे। इनके पास SBI एक स्मॉल कैप फंड है, उसमें भी जैसे क्वांट स्मॉल कैप हो गया, या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, या फिर HDFC स्मॉल कैप, ये फंड्स की परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा बेहतर है। इनके पास 2 फंड है, एक लार्ज कैप है। लार्ज कैप कैटेगरी में भी अगर हम देखें, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अगर हम कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि निप्पॉन इंडिया का पोटेंशियल कहीं ज्यादा है। फिर इनके पास एक मिरर का लार्ज एंड मिड है, वहां पे भी उस कैटेगरी में भी काफी सारे फंड्स हैं, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड हो गया, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड। तो उनमें से एक फंड देखिए आप, मुझे लगता है परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी। और इनके पास एक फंड जो मिसिंग है इनके पोर्टफोलियो से, मुझे लगता है वो है मल्टी कैप फंड। कैनरा रोबेको इमर्जिंग की जगह अगर ये कोटक मल्टी कैप फंड रखे तो मुझे लगता है वो बेहतर है। तो फंड्स में कुछ डेफिनेटली बदलाव करने की जरूरत है, और जैसे मैंने कहा कि गैप है वहां पे, जितना आप इनको इन्वेस्ट करना है, जितना ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके उस गैप को पूरा करें।
ओके, तो कुछ सलाह दी है हमारे एक्सपर्ट ने आपके इस पोर्टफोलियो में, कुछ बदलाव आप कर सकते हैं जिससे कि 10 साल में आप अपने इस लक्ष्य को पूरा करें, रिटायरमेंट प्लानिंग के इस लक्ष्य को पूरा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस पूरे, क्योंकि कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात चल रही है, विश्वजीत जी, जब भी हम निवेश करते हैं, हम यूजुअली, आप जैसे हमारे शो में या हेमंत जी हमारे शो में हमेशा कहते हैं कि स्टेप अप की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप एसआईपी कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, आप कितना इसको स्टेप अप कर रहे हैं? अभी हमारी जिन दर्शक से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हाँ, लगभग पिछले 2 साल से यही एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी एसआईपी में वो स्टेप अप करते हैं, हर साल 10% बढ़ाते हैं उसको, तो उनका जो जो रकम है जो वो इकट्ठा करना चाहते हैं और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो क्या है इम्पोर्टेंस आय बढ़ने के साथ साथ एसआईपी बढ़ाने की? जी, बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम स्टेप अप अप्रोच लेते हैं, जैसे कि हमारी इनकम बढ़ती है या कोई हमें अप्रेज़ल्स मिलते हैं, तो स्टेप अप अप्रोच से बहुत मेजर वे में आपका जो कॉर्पस जो आप जनरेट करना चाहते हैं, उसमें आप बहुत जल्दी रीच कर पाते हैं, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ तो आपको मिल ही रहा है लॉन्ग टर्म में, तो ये एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाती है। क्योंकि मैं अभी एक इन्वेस्टर का देख भी रहा था, किसी ने ₹20,000 निवेश किया हुआ है, और अगर वो 10 साल के लिए निवेश करते हैं, तो करीब-करीब बनता है 46 लाख रुपए। लेकिन वही 20,000 रुपए की अगर एसआईपी चलती है, केवल 12% का ही सीएजीआर लेके चलते हैं, और 10% का स्टेप अप अगर हम लेके चलते हैं, तो ये बन जाता है 67 लाख रुपीस। करीब-करीब 20 लाख का फ़र्क आ गया 10 साल में। तो स्टेप अप अप्रोच बहुत पावरफुल टूल है। आपको ये भी देखना है कि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, ऐसा ना हो कि आप खर्चे बढ़ाते जाएँ और अपनी सेविंग्स को कम करते रहें। जैसा कि मैंने कहा था कि आपका जो थंब रूल है 50-30-20, उसको भी प्रोपोर्शनेटली आपने देखना है कि वो सेम रहे या फिर सेविंग्स बढ़ती जाए। तो 20% से 40% कम से कम आपकी जो इनकम है वो सेविंग्स में जानी चाहिए। और अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और वो स्टेप अप में जा रही है, तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे एक पर्टिकुलर अवधि के बाद। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको हर एक निवेशक को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, तो स्टेप अप की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट को कैसे आपको बढ़ाना है, आगे कैसे मैनेज करना है, ये हमने आज समझा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर, दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।